भारतीय इतिहास हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जिसका कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लें, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी, चीन की सभ्यता इसके समकालीन थी, और राइट आंसर जो हो जाएगा डी, ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? यानी सिंधु घाटी की सभ्यता कहने का अर्थ यह पूछ रहा है, सिंधु घाटी का सभ्यता कहाँ कहाँ तक किस किस राज्य में फैला हुआ था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान। सिंधु घाटी का सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध बलूचिस्तान में फैला हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी। सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष ऑप्शन ए सुरकोटदहा, ऑप्शन बी वनमाली, ऑप्शन सी मंडा, ऑप्शन डी कालीबंगा। राइट आंसर सुरकोटदहा। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन राजस्थान में है। दोस्तों राजस्थान में कालीबंगन है और यहाँ से हवन सामग्री भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसे स्टीटाइट कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपको कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापारी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे किस प्रकार के थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे या खानाबदोश थे? तो शहरी हो जाएगा। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी के घर ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम होता था, यानी उसका उत्पादन सबसे अधिक था हड़प्पा में। आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल, जो कि बंदरगाह के भी पतन नगर को बंदरगाह कहा जाता है। पैमाने की खोज ने अब सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लोथल से हो जाएगा। और हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त मान है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवी और देवताओं के दोनों को ही पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 2 जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे, केवल 2 होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर ले क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति के समान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति को समान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समाजवादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस त्रिभुज का था? तो त्रिभुजाकार था।
किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिलाने के लिए बोला गया है, मिलान करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे एक का ए हो जाएगा, जो कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे स्थित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे स्थित है, और लोथल जो है भगवा नदी के तट पे स्थित है, और कलिबंगा घाघर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? कलिबंगन, जो कि राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ है? तो कालीबंगन से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है, और सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। मोहनजोदड़ो में ही बृहत स्नानागार पाया जाता है। आगे यदि बात कर ले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवी देवताओं का समतुल्य चित्रण मिलता है? तो आद्य शिव का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों को टीला के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मृतकों के टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहर पे निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैल हो जाएगा। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल स्थित है भारत में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम सिक्के हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोहे से परिचित थे। ये असत्य कथन है, लोहे से परिचित थे। और आगे मिलान दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो मंडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। मंडा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है, और पश्चिमी सीमा सितका गंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। मंडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। मंडा चेनाब नदी के किनारे। मंडा चेनाब नदी के किनारे, और मांडवी गोवा में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। धौलावीरा से राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात कर ले, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग के। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन जो है वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो है दायराम साहनी, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया था, और अखाल दास बनर्जी 1922 में किए थे, और 1921 में दायराम साहनी किए थे। इनका नाम प्रमुख होता है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन शहर स्थित थी, वो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई में प्रभारी थे सर्जन मार्शल। निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर में मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी या मौसम्य की सभ्यता का मध्य व्यापारिक होता था? बैल से। बैल हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु समुद्र स्थल पर स्थित है? इस प्रकार से हो जाएगा राइट आंसर आपका कोटजी। निम्नलिखित में कौन से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। फिर यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का 2, यानी लोथल जो है, लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है, और कालीबंगन से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा, जो कि धौलावीरा से आपको
हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के अवशेष मिला है और बनमाली से पक्की हुई मिट्टी के हल्की अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हुए हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा शेर। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान मिला है? यानी युगल समाधान कहे तो सती प्रथा यानी लोथल से आपका अवशेष मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जो ग्रीक यूनानी के लिए सिंडन कहा जाता था, सिंडन के नाम से पुकारा जाता था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? तो इसका 1, 2, 3 हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, टीन हो जाएगा और सोना हो जाएगा। हड़प्पवाई लाजवर्द जो कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से होता था? हिंद कुश क्षेत्र के बदखासा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल क्या है? तब मुंडीगांग एवं सुरतगोई। कौन से नगर विन्यास यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह में से सभी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अवशेष हुआ है? तो इनमें से सभी का हो जाएगा, व्याघ्र पथिक, गीढ़ा एवं भास और हिरण सभी का। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के काज से मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तुत पूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किसी सिंधु कालीन समाज से एक पे बिल्ली के पीछा करते हुए कोंदू को दिखाया? चनहु से मिला हुआ है। मजूमदार इनकी खोजकर्ता थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त चाय व मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्र मिलता है? लोथल से ही मिला हुआ है, जो कि कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे। आगे यदि बात कर ले, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक जनसंख्या हड़प्पा स्थलों से किस प्राप्त हुई है? गुजरात में स्थल पाया गया है। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न थी? तो चावल यहाँ पे मुख्य खाद्यान्न थी। और यहाँ पे कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। तो इसका राइट आंसर जो है ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये हो जाएगा सही आंसर। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा विचार है? तो 1, 2 आपका सही हो जाएगा। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उससे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी तथा वर्चस्व नहीं थी। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। यहाँ पे फिर मिलान करने के लिए दिया गया है मंडा जो कि है आपका स्थित है AK3 जम्मू कश्मीर में, दयामाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगन राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं है? लोहा से प्राप्ति नहीं है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? शेर से। चनहु के उत्खननकर्ता मजूमदार है, जो कि आप यहाँ पे आंसर नंबर की यदि बात कर ले तो यहाँ पे JH माइके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक इस प्रकार से MK मजूमदार। तो दोस्तों ये रहा आज फर्स्ट चैप्टर। अब सेकंड चैप्टर में हम लोग चलते हैं, जो बिहार दरोगा का इसमें प्रीवियस ईयर लगभग इसी से सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आज मैं सभी क्वेश्चन को दिखाने वाला हूँ आप लोग को इतिहास में। तो चलिए दूसरा का चैप्टर में आज हम चलते हैं। सेकंड चैप्टर, जो कि चैप्टर नेम है वैदिक संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसके कार्यकाल माना जाता है। वैदिक, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति के कार्यकाल कितना होता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर वैदिक युग की यदि बात कर ले तो 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व आप मान सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यदि बात करते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का फसल, जो तंबाकू एक फसल होता है, उसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो श्रम हो जाएगा।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शूल्य सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में चर्चा दी गई है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन सा वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाती है? त्रिवेद में आप अथर्ववेद को छोड़ सकते हैं, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वां मंडल में पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या की यदि बात कर ले 18 होती है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? प्रकृति की। किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल्य सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद, और यहाँ पर मिलान दिया गया है, तो ऋग्वेद को ज्ञानी को होत्री बोलते हैं, यजुर्वेद के ज्ञानी को अथर्वी बोलते हैं, सामवेद को उद्गाथा बोलते हैं, अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कनाद थे, उलूक कनाद थे। मीमांसा या पूर्वी मीमांस के प्रतिपादक जो थे जैमिनी थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बद्रनारायण थे। कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषरणी नदी के तट पे। धर्मशास्त्र का भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग में कहा जाता है? ब्राह्मण युग का कहा जाता है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहां से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्ते, जो कि अश्विन कुमार के नाम से जाना जाते हैं, का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया है किसने किया? यानी न्याय दर्शन के जो प्रतिपादक थे कौन थे? गौतम थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क जो प्राचीन भारत में कहे जाते थे वह स्वर्ण आभूषण को कहे जाते थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो पुस्तकी है वो दर्शन के शास्त्र पर आधारित है। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद यानी 1 का 4 हो जाएगा, शत्रुक एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद बी का 2 हो जाएगा, यजुर्वेद को शत्रुत एवं कर्मकांड। सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में यानी जो शुरुआत में वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित यानी सर्वाधिक बार इसको नाम लिया गया है सिंधु नदी को। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे केकई के थे। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध जो कि कठोपनिषद में मिलती है। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में कुंभा, जो कि काबुल में स्थित है, काबुल में भी स्थित है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? अंतरिजी खेरा। अंतरिजी खेरा हो जाएगा। और नेक्स्ट बात कर लें, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित होती है?
तो दोस्तों सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित होती है। और ऋग्वेद में यदि बात कर लें 10 मंडल होती है, 1028 सूक्तियाँ होती है, 10,462 ऋचाएँ होती है और इसके ज्ञानी को होत्री कहते हैं। आगे बात कर ले कौन से प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। भागवत हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। न्याय का सिद्धांत गौतम मुनि से। अर्थर्वेद में कहा गया है और औषधियों से संबंधित बातें। ऋग्वेद में कहा गया है ईश्वर की महिमा से। यजुर्वेद में कहा गया है कर्म कांड है जिसे बलिदान विधि भी कहा जाता है। और सामवेद में आपको संगीत के लिए बोला गया है। आगे यदि बात कर लें तो आगे दिया गया है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। अर्थशास्त्र की बात कर ले लेखक चाणक्य है। इसमें 14 अधिकरण और 180 परिकरण हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के इन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल किया और गुरु भी रहे हैं। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का जो पता चलता है यजुर्वेद से पता चलता है। सामवेद में गीत का पता चलता है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा की पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है कि स्त्री पुरुष की अर्धनांगिनी होती है। वैदिक युग में सभा क्या होता था? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थे। वैदिक युग में जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होती है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद है जो अर्थर्वेद है। अर्थर्वेद का कोई आरण्यक नहीं होता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10,462 ऋचाएँ होती है और इसके ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। और इसमें ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के तीसरा मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। छठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार सूर्य की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में बात कर लें तो यह कर्मकांडीय वेद है। यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो दोनों भाषाओं में लिखा गया है, यानी कृष्ण यजुर शुक्लवेद। सामवेद में बात कर ले तो इसमें गायक का वर्णन होता है। अर्थर्वेद में कहा गया है जादू टोना, वशीकरण, औपचारिक विश्वास, राजा का शासन प्रणाली, जो भी होगा अर्थर्वेद में कहा गया है। साख्य योग, न्याय योग, वैश्विक मीमांसा, वेदांत 6 बिन स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। वैदिक युग में निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों के व्यवहार की गई थी? लुहार। आयुर्वेद, यहाँ पे आयुर्वेद का जो उपवेद होता है, संबंधित वेद होता है, वो ऋग्वेद होता है। धनुर्वेद को यजुर्वेद और गंधर्व वेद के सामवेद, शिल्प वेद को अर्थर्वेद होता है। शिल्प वेद का अर्थर्वेद होता है। शिल्प वेद की यदि बात कर ले अथर्ववेद होता है। राइट आंसर 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इसे वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किस वेद में जादू टोना, माया, वशीकरण की चर्चा की गई? अर्थर्वेद में। अर्थर्वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। आप यानी कह सकते हैं अर्थर्वेद सबसे नवीन ग्रंथ है और ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। सामवेद में गान का अर्थ है। ऋग्वेद के आयुर्वेद इसका उपवेद है और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री बोलते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्ति, 10,462 ऋचाएँ हैं और इसके तीसरे मंडल में विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा रचित। छठे मंडल में भारद्वाज ऋषि को समर्पित है और इसके 10वें मंडल में पुरुष सूत्र की रचना है और 8वें मंडल में हस्तशिल्प की रचना है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद में 10 मंडल, 228 सूक्ति, 10,462 ऋचाएँ हैं और इसके ज्ञानी को होत्री बोलते हैं और 10,462 ऋचाएँ होते हैं और आयुर्वेद इसका उपवेद होता है। आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। अलग अलग विचारधाराओं के अनुसार अलग अलग है। इसमें आर्य भारत में आय संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कौन से वेद अंशतः गद्य रूप से गद्य और पद दोनों में है? तो गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद। बलिदान विधि का वर्णन है यजुर्वेद।
सामवेद में बात कर ले तो यहाँ पे गीत की चर्चा की गई है। उद्गाथा इसके उपवेद है। ज्ञानी को उद्गाथा बोलते हैं, ऋग्वेद को होत्री बोलते हैं, अर्थवेद को ब्रह्मा बोलते हैं। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ थी। अर्थवेद में कहा गया है सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियाँ थी। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में बोला गया है स्त्री पुरुष की अर्धनांगिनी होती है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब से हुआ? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? यानी अनुलोम विवाह का अर्थ होता है उच्च पुरुष का निम्न वर्ण की शादी के साथ, यानी कोई लड़का उच्च वर्ग का हो और निम्न वर्ग की लड़की से शादी कर ले तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह में जस्ट उसके अपोजिट कर सकते हैं, यानी उच्च नारी की हो, यानी लड़की उच्च जात की होगी और लड़का निम्न जात का होगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था। यौ किसे कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया। शिक्षा जो है वो ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र जो है कर्मकांड से संबंधित है और निरुक्त जो है वो शब्द व्युत्पत्ति मात्रा भाषा शास्त्र से संबंधित है। छंद की यदि बात कर ले छंद शास्त्र से संबंधित है। प्राचीन व्याकरण के अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति, जिसकी रचना मनु स्मृति है, प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। वैदिक युग में आधारित इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता को पहचान के जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना में की गई थी इंद्र के लिए। किस वेद में साभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिकवाद का विवाद या अनुलोमन किया गया है? अर्थवेद को। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया है? मैत्रेयी संहिता। यानी स्त्री की सबसे बुरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में प्राप्त होती है। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया है? मैत्रेयी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति का स्थान था। राजसूय योग क्या होता है? तो राजसूय योग राजा के सिंहासन रोहन के समय होता है, राजभिषेक के समय होता है। और अश्वमेध योग जो होता है वो हो जाएगा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जानने वाला यज्ञ। और वाजपेयी योग क्या होता है? सौर प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता है। अग्निमोष्टक यज्ञ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवताओं को प्रसन्न करें तो अग्नि को पशु बलि की निंदा दी जाती है। परुशरानी जो कि रावी नदी के तट पर स्थित शत्रुंजय सतलज है। धोनी के नाम है। अस्किनी का चिनाब नाम है। विपाशा का प्यासा नाम है। संस्कार की संख्या की यदि बात कर ले तो संस्कारों की संख्या 16 होती है। संस्कार की संख्या कितनी होती है? तो संस्कार की संख्या 16 होती है। संस्कारों की संख्या 16 होती है। सुमेलित करने के लिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90। जो यहाँ पे हो जाएगा ब्रह्म विवाह जो हो जाएगा वो समान वर्ण या समान जाति के विवाह को ब्रह्म वर्ण कहते हैं। और देव विवाह जो हो जाएगा पुरोहित का परिश्रमिक से मिले कन्या के साथ विवाह। और आर्ट्स विवाह जो होगा कन्या मूल रूप से एक जोड़ी गाय व बैल चुरा कर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह जो हो जाएगा बिना दहेज का विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। असुर विवाह कहते हैं जो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह किसे कहते हैं? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह करना। पैशाच विवाह किसे कहते हैं? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता है। 3 ऋण में शामिल नहीं है। देव ऋण यहाँ पे शामिल है, पितृ ऋण यहाँ पे शामिल है, ऋषि ऋण शामिल है। देव ऋण किसे समाज पूजा पाठ करके देव ऋण को चुकाया जा सकता है। और पितृ ऋण शैतान पैदा करके पितृ ऋण को चुकाया जा सकता है। ऋषि ऋण अपने सन्यासी बन के ऋषि ऋण को चुकाया जा सकता है। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति क्या है? 93 का ए हो जाएगा गैरिवेनी मृत भांड ओशिपी संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति क्या है?
चित्रित धूसर मृदबांड सांस्कृतिक। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदबांड स्थल किस स्थान पर उत्खनन प्रकाश में किया गया है? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। 98 नंबर की यदि बात कर ले तो संग्रहित जो कि कोषाध्यक्ष को कहते हैं, भागदूत किसे कहते हैं? कर संग्रहकर्ता को कहते हैं। छाता या छतरी पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। और छाप और जिसे बोलते हैं प्रतिहार राजा प्रसाद का संरक्षक। रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवताओं को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण कहा गया है। कौन मूलतः जल या समुद्र के देवता है? वरुण होते हैं। जल या समुद्र के देवता वरुण होते हैं। 3 पग में तीनों लोग को माप लेने के कारण किस उपकरण को कहा गया है? विष्णु को सुमेलित करने के लिए यहाँ पे फिर दिया गया है। पूषण जो हो जाएगा विवाह को देवता। रुद्र जो हो जाएगा वो पशु को देवता। घोष या घ्यू जो हो जाएगा जगत के पिता। अदिति जो होता है देवों की महान माता। देवों की महान माता। मनु स्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था और इसकी चर्चा ऋग्वेद के 3 मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित किया गया है। अब गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संबंधित है। अवेस्तु और ऋग्वेद का समान ईरान से है। कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के लिए सूचित किया है? कुंभरा जो कि काबुल में स्थित है। धर्म और हरित भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति में केंद्रीय विचारों को संचित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। 1 और 2 हो जाएगा। धर्म व्यक्ति के दायित्व में स्वयं के दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य का सम्मान करता है, आधारित होता है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया? बीजी तिलक। फिर यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। कुंभा जो कि गंडक के है, परशुरानी रावी के है, सदनीरा गंडक के है, शत्रुदी सतलज पे है। आगे यदि बात कर लें ऋग्वेद में डैश सूक्त होती हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्ति और 10,462 ऋचाएँ होती है। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक योग दर्शन के थे। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी है। शतपथ ब्रह्म संबंधित राजा विदेह माधव ऋषि गौतमी है। दोस्तों चैप्टर 2 भी समाप्त हो चुका है। अब चैप्टर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। दोस्तों इस बार बेरोजगारी पार करके दरोगा का वर्दी यहाँ पे लेना ही है। तो यहाँ पे लेसन 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। महाजनपद जो कि महाजनपद की काल की यदि बात कर लें दोस्तों, महाजनपद को हम 2 भागों में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे महाजनपद 3.1 को मैं सबसे पहले विश्लेषण करता हूँ। महाजनपद जो कि 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में माना जाता है। महाजनपद यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के लिए इसका कार्यकाल है। और क्वेश्चन नंबर 1 की यदि बात कर ले हम तो सूची को सूची 1 में यहाँ सूची 2 में सुमेलित करना है। जो 1 का 4 हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 का 4 हो जाएगा। आंसर की यदि बात कर ले तो कंधार जो हो जाएगा तक्षशिला में स्थित है। सूरसेन मथुरा का था, वत्सर कौशाम्बी का था, कौशल श्रावस्ती का था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। और हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु यहाँ पे हो जाएगा। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के बीच संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था? अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है जो कि हर्यक वंश से था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। अशोक मौर्य वंश का था और बौद्ध धर्म अपनाया था। घानानंद जो महापद्मनंद का पुत्र था और इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश के कौन शासक जिसके समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है? काकवर्ण यहाँ पे कल्ला शुक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो कब हुई थी 323 ईसा पूर्व और कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? तो बेबीलोन में झूलता हुआ बगीचा स्थित है। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु के बीच सेनाओं में
सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी को आमने सामने वाले तटों का पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी पे। किस प्रकार का मृद भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण को परिणाम का प्रतीक बन गया? उत्तर काले पुरस्कृत। पाली ग्रंथियों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे? भोजक या ग्राम भोजक। दोस्तों पाली ग्रंथि जो होता है उसमें गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहते हैं। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था और अंतिम शासक की यदि बात कर ले तो घानानंद था। घानानंद अंतिम शासक था। ग्रीक यूनानी के लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जैरमीज कहा गया है? घानानंद को कहा गया है। दोस्तों महापद्मनंद को द्वितीय परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरे विदेशी आक्रमण में पहला यूरोपीय आक्रमण के द्वारा किया गया था, यूनानियों के द्वारा। ईरान के हखमानी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के ओर से फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया था? डेरियस या दारयाबाहु प्रथम। हार्ड स्पीच का विध्वंसता जो कि हार्ड स्पीच या आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किनके बीच हुआ था? सिकंदर महान और पुरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 306 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। बिंबिसार हड़ौक वंश का था। कल्लाशोक शिशुनाग वंश का था। महापद्म नंद वंश का था। बिंदुसार जो कि मौर्य वंश का था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के जो कि आजीवक संप्रदाय को मानता था। आगे यदि बात कर ले आगे सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। महाजनपद और उनके आधुनिक नाम क्या है? मगध का जो आधुनिक नाम है पटना है, जो कि पटना व गया जिला। और वत्स जो है इलाहाबाद का है। कौशल अवध का है और अवंती मालवा का है। आधुनिक नाम है। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? गिरिब्रज या राजगिरी। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी में चयन किया गया था। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। मगध के कौन से राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घानानंद था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश की संस्थापक की यदि बात कर ले तो महापद्म नंद थे, जिन्होंने द्वितीय परशुराम का अवतार कहा जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस वर्ष हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता निम्न कारण थे। ऑप्शन सभी हो जाएगा यहाँ पे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला और एक अच्छा प्रशासक था। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सम्मिलित करना है। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। प्रघोत जो कि मगध का शासक, प्रघोत जो कि अवंती का शासक था। उदयन जो था वत्स का था और प्रसेनजीत जो कि कौशल का था, अजातशत्रु मगध का था। किस अभिलेख से साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश ने एक नहर खोदी गई थी? कलिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलिंग हो जाएगा। अंग जो की बात कर ले उसकी राजधानी की, तो अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजगिरी थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ जुड़ा हुआ था? वजीद संघ जो कि वैशाली थे। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वजीद संघ वैशाली से। वजीद संघ के विरुद्ध
मगध के राजा ने किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसे हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलकंटक नामक गुप्त अधिकारी का प्रयोग किया था? अजातशत्रु हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घानानंद था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, जिन्होंने परशुराम का अवतार कहा जाता है। भारत में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। बुद्ध के समकालीन इनमें से केवल 2 ही थे, और कौन कौन थे? अजातशत्रु और प्रसेनजीत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने में लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को किस राज्य की राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती को, जो कि अवंती को इन्होंने एक असाध्य रोग से पीड़ित थे, जिन्हें सिद्ध कर दिया, जीवक को भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? शिशुनाग वंश का। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया? काशी में। काशी और लिच्छवी के विलय मगध साम्राज्य का किसने किया? अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही है? पुराणों में महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की थी, एक नाम सही है। मगध की स्थापना बृहदर्थ ने की थी, जरासंध का पुत्र था। महापद्मनाभ ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांग क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिवंश, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, यानी तीनों सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का था, जिसके संस्थापक महापद्मनाभ थे। नरकटंक की उपाधि इन्होंने धारण की थी, सर्व छत्रांग की उपाधि धारण की थी। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अंतिम शासक घानानंद को अंत कर दिया। कौन से ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य बना? मगध। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ तो मगध सम्राट एक उत्कृष्ट राज के रूप में उभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन से भारत पे ईरानी आक्रमण के परिणाम के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। खरोष्ठी लिपि का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला, ईरानियों के छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार, सभी हो जाएगा। यहाँ पे कौन से एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, राइट आंसर हो जाए। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों का स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, एकदम सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, उसने भारत की यूनानी की रियासत बनाया, सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 43 का डी हो जाएगा। किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। किस सेनानियों कहा जाता है? सेनानियों की जो उपाधि, जो नियमित सेना, अस्थायी सेना रखने वाला जो था, प्रशासनिक बल पे दिया, बिंबिसार ने बल दिया था। उग्रसेन, भयानक सेन का स्वामी कहा जाता है महापद्मनाभ। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंध के तट पूर्वी भाग को जीतकर उसने ईरान को विश्व क्षत्रिय बनाया था। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया था? 360 पायलट। निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के साथ भारे वाला इतिहासकार था? हेरोडोटस। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, जो सिकंदर के साथ भारत में आने वाला इतिहासकार नहीं था। नियारकर से बात कर ले था, अरिस्टोबुलस था, एनासिक्रिट्स था। महापद्मनाभ काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था सेरेस्टिन। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है अष्टकुलक, जो कि परामर्शदायी संस्था थी, महामात्र जो कि उच्च कोटि के अधिकारी थे, बलि साधक किसानों को करने वाला अधिकारी थे, सौलिक उपाध्याय, सिलेओ पैरेगो इस प्रकार से था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने
राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया, स्वयं किसी कारणवश अपने पिता पुत्र के द्वारा मारा गया। अजातशत्रु जिसे कुनिक कहा जाता है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित हुआ था? लिच्छवी में। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए की यदि बात कर ले, क्रू की जो था इंद्रप्रस्थ में, पंचाल की यदि बात कर ले अहिच्छत्र में, कौशाम्बी, वत्स, साकेत। किस एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय। जैन ग्रंथ की भागवत भगवती सूत्र। कौन से मगध साम्राज्य की राजधानी रही? बड़ा कौशाम्बी। दोस्तों 3 का एक चैप्टर कंप्लीट किया, अब 3 के 2 चैप्टर में हम लोग चलते हैं।